नमस्कार। आज की चर्चा जो दोपहर में हम करते हैं, उसमें आज हम बात करेंगे एक बार फिर बिहार चुनाव की। और बिहार की चर्चा इस वजह से करेंगे क्योंकि बिहार में जो चुनावी मौसम है, प्रचार का मौसम है, वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मतलब जब से इलेक्शन की घोषणा हुई है उसके बाद पहली बार गए। हालांकि इससे पहले भी कई बार वो जा चुके हैं बिहार। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी हैं वो बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की इंडिया ब्लॉक के हिस्सा है, आरजेडी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेफ्ट पार्टी भी हिस्सा है, और ये सारे लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बिहार में कोई सीट तो नहीं मिली है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, सबसे ज्यादा करता धरता मैं उनको कहूंगा कि वो, और पार्टी के जो बड़े नेता हैं आजम खान, इस तरीके से करीब 20 स्टार प्रचारक घोषित किए गए हैं जो बिहार में जाकर के वोट मांगेंगे, पूरब के लोगों से वोट मांगेंगे और पूरे बिहार में कैंपेन करेंगे कि किस तरीके से तेजस्वी 2025 में बिहार के लोगों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। ये सारे लोग जाकर के बताएंगे कि 20 साल के भीतर बीजेपी और एनडीए ने बिहार का कितना बेड़ा गर्क किया है। बहरहाल इसे आप यूपी के जो 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसका आप एक रिहर्सल भी मान सकते हैं, क्योंकि अब उसमें भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 14-15 महीने का वक्त बचा हुआ है और तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी बहाने ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, रामदत्त त्रिपाठी जी और सुनील शुक्ला जी, आप दोनों का स्वागत है। अभी और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनील शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि आप बिहार के बगल में रहते हैं, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी अगर कैंपेन कर रही है बिहार में जाकर के, हालांकि अभी जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था उससे पहले भी आप ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव वहां गए थे, बिल्कुल गए थे, जब वोट अधिकार यात्रा हुई थी तो एक दिन के लिए गए हुए थे। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है बिहार में? धन्यवाद देवेंद्र जी। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार समाजवादी पार्टी जा रही है। अपने गठन के दूसरे साल ही संभवतः 1995 में ही पार्टी उतर गई थी बिहार के विधानसभा के चुनाव में। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि लगभग 150, 142, 140, 150 के आसपास उम्मीदवार उतारे भी थे। 2 विधायक इनके जीते भी थे। 2 जीते थे, करेक्ट, सही है। समाजवादी पार्टी को ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और संभवतः यह पहला चुनाव होगा या दूसरा चुनाव हो सकता है जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, और वह पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है। पार्टी का, समाजवादी पार्टी का अपने अतीत में जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं, जैसे बक्सर है, कैमूर है, सारण, गोपालगंज, रोहतास, भोजपुर, इन इलाकों में असर रहा है, उनके समर्थक रहे हैं और यहाँ पर उसको चुनावी सफलताएं ही मिलती रही हैं। मुलायम सिंह जी की एक सभा 2000 में या कब मैंने अटेंड की थी, बड़ी जबरदस्त जनसभा हुई थी उनकी, उसको मैंने खुद देखा था। तो जन समर्थन नहीं है या संगठन नहीं है, ऐसा नहीं है। पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में एक अच्छी खासी दखल रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गई, क्योंकि मैंने बहुत कम रह गई, क्योंकि उसके अधिकांश नेता या तो आरजेडी में या जेडीयू में चले गए। तो उस तरह का संगठन नहीं रह गया। एक जो संगठन की निरंतरता रहनी चाहिए थी वो भी नहीं रही।
लेकिन इंडिया दल समूह के रूप में एक अपील है समाजवादी पार्टी की और खासतौर से अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने जो अभी वोटर अधिकार बचाओ यात्रा थी इंडिया दल समूह की, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपंकर भट्टाचार्य ने कई दिनों तक की यात्रा की, उसमें भी वो शामिल हुए, संभवतः सारण जिले में शामिल हुए थे जी, और व्यापक जन समर्थन भी उनको मिला था। तो अखिलेश यादव के जाने से कितना वोट मिलेगा, कितना वोट नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा। पॉलिटिकल नैरेटिव। इंडिया दल समूह एक है और वह मिलजुल करके एनडीए के खिलाफ बिहार में चुनाव लड़ रहा है। यह नैरेटिव ज्यादा आवश्यक है। एनडीए लगातार इस बात की कोशिश कर रही है बिहार में कि महागठबंधन में बिखराव है। वो लगातार ये कर रही है कि महागठबंधन के दलों के बीच में आपसी तालमेल नहीं है। वह इस बात को खूब हवा दे रही है। और अगर आप कल के प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए तो उसमें भी उन्होंने अपने मुद्दों को छोड़ करके उन्होंने महागठबंधन पे हमला किया और यह बताने की कोशिश की कि महागठबंधन में कोई एका नहीं है, वह एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव का जाना या इंडिया दल समूह के अन्य सदस्य अगर उसमें शामिल होते हैं तो इसका बड़ा बड़ा संदेश जाएगा, जो कि बिहार में आवश्यक है। बिहार के लोग एक मजबूत विपक्षी एक गठबंधन चाहते हैं, बिखराव नहीं चाहते हो। उनको इस बात का आपको भरोसा दिलाना होगा कि आप एनडीए के विकल्प के रूप में मजबूती के साथ उभर रहे हैं और किसी तरह का आपस में कम से कम किसी तनाव की या बिखराव की स्थिति नहीं है। आप याद कीजिए कि पिछले दिनों महागठबंधन के जितने नेता, जिसमें दीपंकर भट्टाचार्य हो या कांग्रेस के नेता हो या आरजेडी के नेता हो, सब ये बोलते रहे, हालांकि एक दूसरे के खिलाफ इनके उम्मीदवार रहे। मतलब एक समय ऐसा आ गया था जब कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम जी, उनके खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार था। जी जी, लेकिन और एक बकायदे 12-13 विधानसभा सीटें थी जहां ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन के सदस्य दल ही एक दूसरे के खिलाफ है। अभी भी हैं, करीबन 6 या 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे ये दल एक साथ है, लेकिन अब इसका ये कहा जा रहा है कि फ्रेंडली कंटेस्ट है और महागठबंधन के लोग इसका अलग तरह से इसकी राजनीतिक व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के लोग ये कर रहे हैं कि इनमें आपसी समझदारी नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव का जाना एक पॉलिटिकल राजनीतिक संदेश है और यह संदेश माने रखता है। अभी तक जो जिस तरह का एक आक्रामक चुनावी प्रचार होना चाहिए था बिहार में महागठबंधन का, वो नहीं दिख रहा। अभी केवल तेजस्वी यादव मैदान में है, राहुल गांधी या कहीं अता पता नहीं है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। माले के लोग जबरदस्त तरीके से, जो माले का असर का क्षेत्र है वहां और जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी, और जो उनके इलाके हैं वहां एकदम जो जिसको जमीनी प्रचार कहते हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा और वो महसूस होगा। लेकिन जो मतलब ये इसको हम ये माने कि इसलिए अखिलेश यादव का जाना जरूरी था क्योंकि इंडिया गठबंधन जिंदा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक उसकी कोई बैठक नहीं हुई और उसके बाद कई चुनाव हो गए, लेकिन कोई भी सर्वदलीय बैठक, मतलब जितने भी इंडिया ब्लॉक में दल हैं उनकी कोई बैठक नहीं हुई और कैंपेन करने भी लोग नहीं गए। जैसे महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इन जगहों पर सारे दल इकट्ठा नहीं हुए। मैं रामदत्त जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, क्या ये समाजवादी पार्टी का ये जो कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके से 20 स्टार प्रचारक उसमें घोषित किए गए हैं और इसमें बाकी सारे तो नाम हैं ही अखिलेश यादव जी और बाकी लोगों के, सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है आजम खान साहब का है जो अभी जेल से बाहर आए हैं, तो क्या आजम खान आपको लगता है कि बिहार में कैंपेन करने जाएंगे? देखिए, स्टार प्रचारक होना ये एक इलेक्शन कमीशन के रूल्स में एक सुविधा है राजनीतिक दलों के लिए। तो नाम दे देते हैं लोग, जो एक सीमा होती है, संख्या होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे लोग जाएंगे, और जाएंगे भी तो उसका कोई बहुत इम्पैक्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान का कोई कार्यक्रम बना है, मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, दे इसलिए दिया जाता है ताकि ये न हो कि देखिए फलाने छूट गया, या अगर न देते तो एक चर्चा हो सकती थी
अब वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक मतलब उनके साथ जो भी है, उसमें मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी उनको ले जाने में भी कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। और देखिए, ये एक रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं कि और दूसरी बात, ये केवल पार्टी नहीं, ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, है ना। तो हाँ पर्सनल भी आप समझ लीजिए। और बाकी इनका वहां कुछ है नहीं कि अपना अलग से लड़ाए। अच्छा, एक एक ट्रेंड ये भी देखा गया है कि अगर चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, ये लोग लड़ाते भी हैं और 2-4 सीट पा भी जाते हैं, तो वो वहां बाद में वो सब मर्ज कर जाते हैं जो वहां रूलिंग पार्टी होती है। तो उससे कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होता, पैसा अलग खर्च होता है, एक आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है कि अगर आप कैंडिडेट उतारे तो उनको पैसा दें और वहां प्रचार करने जाएं। तो ये है कि एक नोशनल आप मान लीजिए कि जाएंगे, लेकिन उसका कोई बहुत अलग से इम्पैक्ट नहीं है। जिन वर्गों में अखिलेश यादव का इम्पैक्ट हो सकता है, उन वर्गों में पहले से तेजस्वी प्रसाद यादव या लालू यादव का अपना इम्पैक्ट है, ओबीसी या माइनॉरिटीज। और तेजस्वी तो कोशिश ये भी कर रही है उन्होंने कि भाई वो सबको A to Z जो है वो सबको साथ लेके चले। अब देखना थोड़ा सा वहां ये है कि भाई जो जन सुराज पार्टी है वो कितना इनको डैमेज करेगी और या कितना बीजेपी को डैमेज करेगी या मदद करेगी। लेकिन एक जरा दिलचस्प, आपने शुरुआत की थी कि प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा मदद तेजस्वी की तो प्रधानमंत्री जी ही कर रहे हैं। अरे क्योंकि ये एक मिनट रामदत्त जी, अब मैं यहां से एक सवाल ले लूं आपसे। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी की सबसे ज्यादा मदद जो है प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर इंडिया ब्लॉक में तो है नहीं, वो तो एनडीए के है, मुखिया है। तो ये हाँ, कैसे मदद कर रहे हैं, जरा इसको डिस्क्राइब करिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर डिबेट को आप लेकर के आए हैं कि प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं भाई तेजस्वी की। प्रधानमंत्री जाके वहां लोगों के, जिसको कहते हैं ना, वो कटे जले पे नमक छिड़क रहे हैं, तो वो मदद ही हुआ भाई। बेचारे जो बिहार के लोग हैं, वहां जिस तरह से शिक्षा के में अभाव है, रोजगार में अभाव है, जाना पड़ता है। आप देखिए ट्रेनों में ठूस के भर के जा रहे हैं, ये जो छठ का पर्व है। तो देखिए, शायद दीपक कोचगवे जी जुड़ना चाहते हैं, उनको अगर लिंक न मिला तो प्लीज भेज दीजिएगा। जी जी तो ठीक। जो उन्होंने कल अपने भाषण में कहा कि साहब हमने ये सुविधा दी, इतना सस्ता इंटरनेट दे दिया कि लोग, वहां के नौजवान रील बना के कमाई कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो आप बताइए इस भाषण से कितना फायदा होगा कि नुकसान होगा। और तेजस्वी तो पूरी नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे, हर परिवार फुल को एक एम्प्लॉयमेंट जी। नौकरी देंगे। तो मैं इसलिए इस अर्थ में कह रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री जी गए, भाषण दिए, कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास बिहार के लोगों को देने के लिए क्या है अभी। और प्रधानमंत्री जी का ये भी है कि जो चेहरा एक थका हुआ नीतीश कुमार को वो लेके चल रहे हैं, वो थका हुआ चेहरा जो है वो कितना उसमें मदद करेगा एनडीए की। तो जी तेजस्वी एक उभरते हुए नेता हैं, उन्होंने तमाम प्रॉमिस किए हैं, एक्टिव हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जाना एक नोशनल है, और वो भी ये कि भाई जब यूपी का चुनाव होगा तो वो भी लोग आए। क्योंकि मदद भले ज्यादा न कर सके, लेकिन अगर ये चुनाव एक दूसरे के स्टेट में लड़ते हैं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक ही कभी करीब करीब एक ही जो है वर्ग है जो दोनों में जिसमें इनकी अपील है। तो मैं इस सेंस में कह रहा था कि भाई मोदी जी कुछ नया बिहार के लोगों को प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं, और एक तरह से उनको मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई यूथ रील बना के पैसा कमा रहे हैं। आप कितना पैसा कमा रहे हैं? आप भी यूट्यूब चलाते हैं या रील बना के भाई, और उससे क्या पेट भर जाएगा, घर परिवार चलेगा? तो जाहिर है कि उस तुलना में तो तेजस्वी ज्यादा लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है, म्यूट।
रील बना करके बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी की बात सही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि अगर देश में सारे लोग रील ही बनाने लगेंगे तो देखेगा कौन? क्या वही मल्टीपल करेंगे क्या देखने वाले? तो नहीं तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति की रील जो है पूरा फैलती नहीं है, हर व्यक्ति की रील वायरल नहीं होती है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं ये। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। सर अपने सुनील शुक्ला जी के पास जाना चाहूँ। सर एक सेकंड, जब रियल टर्म्स में प्रधानमंत्री जी ये लोगों को स्किल्ड एजुकेशन दिलाएं, स्वास्थ्य की बात करें और रोजगार, चाहे व्यक्तिगत रोजगार हो चाहे फैक्ट्री कंपनियों का रोजगार है, इसकी बात करें, सरकारी रोजगार की बात करें, लाखों करोड़ों पद खाली है, तब तो भाई लोगों को फायदा है। ये रील बनाने का रोजगार से क्या मतलब है? मनोरंजन का साधन तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं सुनील शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर जो ये बिहार के हालात हैं, क्या 20 साल जो गवर्नमेंट चली है एनडीए की, जिसमें 17-18 महीने बाहर कर दीजिए, बाकी पूरे समय तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी उनकी सहयोगी रही है, कुछ दिनों तक आरजेडी सहयोगी रही है। जब आरजेडी सहयोगी रही है तो एक बड़ा नौकरी का चंक जो है बिहार वासियों को मिला, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग यूपी के भी सेलेक्ट हो गए। 1 लाख 1.25 लाख के आसपास की भर्ती, वो सबसे बड़ी भर्ती पिछले 20 साल में बताई जा रही है और उसी बात को तेजस्वी हर मीटिंग में उठा रहे हैं जो उन्होंने कैंपेन शुरू किया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नौकरी के नाम पर जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा कि हम सबको नौकरी देंगे, क्या यूथ उनके साथ खड़ा होगा? और बीजेपी के पास आखिर मुद्दे क्या बचे हैं 2025 के चुनाव में? क्या वही 2005 वाला से पहले की बात, जिस जंगल राज की बात वो करते हैं, क्या वही एक मुद्दा बचा है? क्योंकि कल उन्होंने 20 बार नाम लिया जंगल राज का समस्तीपुर की मीटिंग में। आप आजाद हैं, जिसका नाम लेना चाहिए उसका नाम लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? बुलडोजर सवाल यह है कि क्या जंगल राज आप तेजस्वी यादव के नाम पे चस्पा कर सकते हैं? अब तो तेजस्वी यादव आपके सामने है, लालू यादव तो सामने नहीं है। लालू यादव का जो जंगल राज का आरोप था, 20 साल से लोगों ने उनको सत्ता में नहीं आने दिया, 2 दशक हो गए। बात तेजस्वी कीजिए। अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो तेजस्वी पे कौन से आरोप है? तेजस्वी तो सरकार में रहे 17 महीने, 2015 में भी आरजेडी सरकार में थी। आप ये बताइए कि आज जो आरजेडी के जो लोग हैं उनके ऊपर कौन से आरोप है? मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। आप बताइए कि तेजस्वी यादव ने कौन सी बेईमानी की है? आपके सम्राट चौधरी पे भ्रष्टाचार के आरोप है, आपके पार्टी प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप है, आपके सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप है, आपके उप मुख्यमंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप है। अब अपने बारे में बात कीजिए। आप तो आप अपने भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे और 20 साल पहले घटना का उल्लेख करेंगे तो लोगों को अपील करेगी। वो 2003 जिसको यह एसआईआर का आधार वर्ष माना है निर्वाचन आयोग ने, उसके बाद एक ऐसी पीढ़ी 2025 तक आ गई है देवी नंदन जी, जो लालू यादव को जानती भी नहीं है, देखा ही नहीं जानती। बिल्कुल ठीक बात। अपने जन्म से लेकर के वो देख रही है सुशील मोदी को, नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी को, संजय जायसवाल को, दिलीप जायसवाल को, रविशंकर प्रसाद को, गिरिराज सिंह को, इनको देख रही है वो। आपको यह बताना पड़ेगा कि ये लोग क्या किए हैं। आज उस राज्य में इश्यूज क्या है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है और वह खबर इस बात पे आधारित है कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उनका संवाददाता ट्रेन में सवार हो गया जो बिहार जा रही थी, और लोगों से बातचीत करके उसने उस खबर को छापा है। आप पढ़ लीजिए मुद्दे क्या है लोगों के बीच में। डेटा मुद्दा है कि आटा मुद्दा है, रील मुद्दा है कि रोजगार मुद्दा है, पढ़ाई में आप जिसके बाद पलायन मुद्दा है या महंगाई मुद्दा लोगों के बीच में, कौन से मुद्दे हैं? आप शिक्षा की बात नहीं करेंगे। निश्चित रूप से मैं समर्थक हूं, मैं कह सकता हूं कि 2005 से लेकर 2010 और ये भी कह सकता हूं कि 2010 से लेकर 2015 ढेर सारे काम नीतीश कुमार ने किए।
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिस किसी ने बिहार को देखा है। प्राथमिक एजुकेशन का जहां तक सवाल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य का जहां तक सवाल हो, सैनिटेशन का जहां तक मुद्दा हो, ग्रामीण जीवन की बेहतरी का सवाल हो, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने का मुद्दा, बहुत सारे काम किए उन्होंने, कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2015 से 2020 और 2020 से लेकर के 2025 इसमें आपने क्या किया? जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में या इंटरमीडिएट में पढ़ लिया, अब वो ग्रेजुएशन करने कहां जाए? आप जिन 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 रोगों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं हो रहा है, वह बेहतर इलाज के लिए कहां जाए? आज कौन से कारण है कि जो उत्तर प्रदेश के सटे हुए जिले हैं, कैमूर, बक्सर, रोहतास, सासाराम, आरा, इनके लोग अपने इलाज के लिए बनारस आने के लिए मजबूर हैं? क्यों नहीं कर पाया? आपने पिछले चुनाव में वायदा किया था कि आप दरभंगा में एम्स खोल के दिखाएंगे, क्या स्थिति है वहां? क्या किया आपने? जो उद्योग धंधे वहां बंद हो गए और जो रोजगार के अवसर सृजित करते थे, उनके बारे में आप ये क्या रहा है? आप तो मधुबनी में आप बना रहे थे, बंद पड़ी हुई चीनी मिल खोल रहे थे, तो उसी चीनी मिल में जाकर के आप उसके चीनी से बनी चाय पिएंगे? या तो चाय पीना आपने छोड़ दिया, या उस चीनी मिल की चीनी क्या आपने छोड़ दी? सवाल ये है, लोग वहां पे इसलिए परेशान हैं कि आखिर ये पलायन रुकेगा कैसे? उस पलायन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी बात ही नहीं करते हैं आप। एक गठबंधन जो ये कह रहा है कि वह जिन जीविका बहनों को आप 10,000 रुपया देते हैं, उनको 30,000 रुपया देंगे और उनको सरकारी नौकरी का दर्जा भी देंगे। आप क्या कर रहे हैं कि आप 10,000 रुपया ले लीजिए और बाकी का कोई ठिकाना नहीं है। और आपने क्या कहा था जब आपने पिछले साल जाति जनगणना कराई थी, उसमें विधानसभा में आपने क्या कहा था? 2 लाख रुपए देंगे 94 लाख महिलाओं को, वो रोजगार शुरू करेंगे, उसके बाद 10,000 रुपया देंगे। तो जो बाद में दिया जाना तो आपने पहले दे दिया, क्योंकि चुनाव आ गया सिर पे, कि आपने कुछ नहीं। सवाल बड़े बड़े ये हैं। और आप जिन मुद्दों को, एनडीए जिन मुद्दों को ले जाना चाहता था, जिसको उसको भरोसा था कि उन मुद्दों पर वह इस चुनाव को खींच ले जाएगी, वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या कल प्रधानमंत्री जी के भाषण में आपने घुसपैठियों का एक बार भी नाम सुना? एक बार घुसपैठियों का भी नाम ले लिया, और ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम नहीं लिया, सबसे पहले वो बिहार गए थे, उसका भी नाम नहीं लिया। यही मैं कह रहा हूं, यानी कि ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद दोनों काम नहीं कर रहा है आपका, आपको अंदाजा हो गया। तो आपके पास मुद्दे कुछ नहीं रह गए ना। दूसरी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नजरिया साफ कर दिया। टिकट बंटवारे को ही आप देख लीजिए, उसी का एनालिसिस कर लीजिए। 40% से अधिक टिकट उन्होंने सवर्णों को दिया, पंडित जी लोगों को, ठाकुर साहब लोगों को, बीमारों को। और उनकी संख्या कितनी है? 13 से 14%। और आप चाहते क्या है कि आपको बैकवर्ड का भी वोट मिल जाए, एबीसी का भी वोट मिल जाए, दलितों का भी आपको वोट मिल जाए। उनके हित में कोई काम नहीं करेंगे आप। नीतीश कुमार को नेता भी स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं है, जिनके नाम पर आपको वोट मिलना है, जिनके नाम पर आपको चुनाव जीतना है, आप ये भी नहीं कर सकते। सामाजिक समीकरण भी आप बनाने में विफल है। और नीतीश कुमार का नाम अगर आप लेंगे तो जिन लोगों को आपने टिकट दे रखा है, जिस समुदाय के लोगों को, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। वो आपके साथ इसीलिए कि उसको लगता है कि सवर्णों की लीडरशिप भी बीजेपी के देखरेख में सामने आ सकती है, जो बीजेपी अन्य राज्यों में करती रही, वो नहीं कर रही है। तो आप इस समय स्थिति है कि किसी भी मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी संबोधित करने में सफल नहीं है। वहां मुद्दा है पलायन, वहां मुद्दा है रोजगार का, वहां मुद्दा है जन स्वास्थ्य का, वहां मुद्दा है कृषि का, वहां मुद्दा है हायर एजुकेशन का। और किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि 20 साल में आपने कुछ किया ही नहीं है। केवल और केवल पोजिशनिंग करते रहो। 11 साल की यह जो केंद्र की सरकार है, उससे भी जो वहां क्यों नारा अपील कर रही है कि आप चुनाव जीतना चाहते हैं बिहार में और फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। आप बिहार में घूमिए, एक आदमी सारे को बोल रहा है। आप लोगों के मताधिकार छीने जा रहे थे, उसे पूरी की पूरी पार्टी चुप थी या इलेक्शन कमीशन के साथ थी। क्या ये चीजें अपील नहीं करती हैं? लोग जानते नहीं कि आप क्यों कर रहे थे ऐसा। पूरे राज्य को आपने सड़क पे खड़ा कर दिया, सड़क पे खड़ा कर दिया है। मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है अवनीश जी। अवनीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कल वहां पर थे, 2 सभाएं उन्होंने संबोधित की, समस्तीपुर और बेगूसराय में, और दोनों में उन्होंने ना तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया कि ऑपरेशन सिंदूर हमने कैसे किया, और न ही वहां के रोजगार पर उन्होंने कोई बात भी नहीं करी, बल्कि उन्होंने कहा कि हम रील डेटा इतना सस्ता हमने कर दिया है कि अब सब लोग रील बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो क्या रील बनाना रोजगार हो सकता है? और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का जो पूरा एक कुनबा है, 20 लोग हैं, 20 लोग स्टार प्रचारक बनाए गए हैं बिहार चुनाव के लिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट वहां दिखाने की कोशिश हो रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी के कैंपेन करने से बिहार में कोई परिवर्तन की लहर जो बह रही है या और बढ़ेगी क्या तेजस्वी के फेवर में? देखिए, दो चीजें हैं, दोनों का अलग अलग जवाब दे देता हूं। एक तो जो बात प्रधानमंत्री की रैली की हो रही है, उस बात में समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री को भी ये समझ में आता है। आपको याद होगा, वो बिहारी ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने पहली बार ये बात कही थी कि मैं ओबीसी हूँ। उससे पहले नरेंद्र मोदी ने कभी खुद को ओबीसी कह करके संबोधित नहीं किया था। बिहार की धरती थी जहां पर चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने अपने आप को ओबीसी कहा था, और तब से फिर ये कहा जाने लगा कि भाई सबसे बड़ा ओबीसी फेस है, वो सबसे बड़ा ओबीसी फेस है। वरना नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय माना जाता था। जैसे आज की डेट में हम योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते हैं, लंबे दौर तक वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे, आरएसएस के चहेते थे, पूरी जो हिंदी आइडियोलॉजी को मानने वाले जो भी संगठन है उन सब के चहेते थे। अब जब वो दोनों रैलियों में जाते हैं, वहां बात नहीं करते, क्योंकि ये बातें बहुत बार हो चुकी है। रोजगार और विकास की बात प्रधानमंत्री ने बहुत बार कही है, एम्स के शिलान्यास की बात भी कही गई है। अब ये बात बार बार कही गई, उसके एडवर्स में मीम्स रील्स बनने शुरू हो जाएं, उनके खिलाफ एक अलग नैरेटिव बनना शुरू हो जाए, मुझे लगता है इससे परहेज करने की कोशिश इस बार की गई है। आपको याद होगा, प्रशांत किशोर एक जो है जुमला बताते हैं वहां की एक चीनी मिल का, जहां पर वो ये कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहलवाया कि भाई इस जगह चीनी मिल दोबारा शुरू होगी और उसकी जो चीनी होगी उसी वो डाल करके मैं चाय जो है वो पीऊंगा। तो वो हुआ नहीं, वो मौका तो आया नहीं। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था। तो अब वो वादे कैसे, वो वाले वादे आप कैसे कर सकते हैं? वाले वादे आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो मुद्दे छेड़े वो दिलचस्प थे। अच्छा, वो आप जो बात अभी सुनील जी कह रहे थे, ये बात सही है कि वहां का जो इक्वेशन है, आप देखिए ना कि 90 से लेकर के उससे पहले तक 10 साल में 5 सवर्ण मुख्यमंत्री बदले वहां पर। 10 साल में 5 सवर्ण मुख्यमंत्री वहां बदले, वो चाहे भगवत झा आजाद रहे हों, चाहे सत्येंद्र सिन्हा रहे हों, या और भी तमाम सारे नाम हैं, विश्वेश्वरी दुबे रहे हों और जगन्नाथ मिश्रा रहे। अब इन तमाम नामों में तब्दीली हुई, लेकिन उसके बाद जब मंडल की आंधी आई और उसके बाद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और उनके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, 15 साल तक ये एपिसोड चला। 2005 में नीतीश कुमार है, और उसके बाद यानी करीब 30-35 सालों तक ये सिलसिला अब तक नहीं टूटा है। और वो प्रतिनिधित्व की बात करिए तो वो दिखता भी है। बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि उनका वोटर वही है और वही इंटैक्ट है। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो चुनाव लड़ते हैं, उन चुनाव लड़ने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी जो एल्गोरिदम है वो सवर्ण उम्मीदवारों को सूट करता है, और इसीलिए उन पर चाहे भूमियार हो, राजपूत हो या कायस्थ हो, इस तरह की जातियों पर खासतौर पर उम्मीदवारी के लिहाज से उनकी निर्भरता है। और उनको इसीलिए एक इकोसिस्टम की जरूरत बार बार जेडीयू के साथ पड़ी है बिहार के अंदर, कि जेडीयू जो है वो अतिरिक्त ओबीसी वोट और ईबीसी वोट उनके साथ लेकर के आता है, और बहुत लंबे समय तक तो जेडीयू को मुस्लिम वोट भी मिलता रहा बिहार के अंदर, जब तक वो नरेंद्र मोदी का खुलेआम विरोध करते रहे। तो वो स्टैंड भी उन्होंने लिया। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार के लिए नहीं आने दिया। वो उनके साथ जब वो प्रधानमंत्री घोषित हो गए तो उन्होंने उनसे एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया। तो ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बिहार के अंदर हुई हैं। लेकिन अगर उसी तरीके से अब इस बात पर आया जाए कि भाई आखिर समाजवादी पार्टी या इसके लोग, तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र नहीं कर सकते, और शायद इसीलिए उन्होंने जन नायक वाली बात कह दी। वो बात अलग है कि कल से ट्वीट्स पर लगातार वायरल है कि बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने उनको भी जन नायक कहा है। असली जन नायक वही हैं। हाँ, मतलब आप अगर वोटर्स के मूड की बात करें, जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी बात करें, तो आप कह सकते हैं जिसको जनता स्वीकार कर ले, कर्पूरी ठाकुर को स्वीकार किया तो चंद्रशेखर ने सार्वजनिक तौर पर उनको जन नायक कहा, और वही जन नायक कर्पूरी ठाकुर के साथ उनका नाम जुड़ गया।
तो अब समाजवादी पार्टी की बात रहे, दो स्टोरी चल रही है इसको लेकर देवकी जी। पहली स्टोरी है कि जो बात आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत इंटैक्ट होकर के एक साथ एकजुट होकर चल रहा है, ये बात तो बिहार के लिए ठीक है कि बिहार में, अच्छा बिहार में पहले भी रहा है, लालू यादव अक्सर रामलीला मैदान में या जो वहां पर चर्चित ग्राउंड्स हैं उनमें जो रैलियां करते रहे, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, ममता बनर्जी आती थी, ओम प्रकाश चौटाला आते थे, सरदार सुरजीत सिंह आते थे, दक्षिण से हेगड़े साहब आते थे, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टी, ज्योति बसु आते थे, ऐसे तमाम सारे लोगों को जोड़ कर करके ये दिखाने की कोशिश होती थी तीसरा मोर्चा एक ताकत लालू प्रसाद यादव के नाम पर बिहार में है। वो कोशिश और भी बाद में भी होती रही। अब ये कोशिश इंडिया गठबंधन के साथ अगर होती है और अखिलेश यादव वहां पर कुछ इलाकों में, खासतौर पर ओबीसी इंपैक्ट वाले जो इलाके हैं वहां जाते हैं, तो उसका एक स्वाभाविक असर दिखता है जब आप इंटैक्ट होकर के लगते हैं। लेकिन दूसरी स्टोरी जो यूपी में चल रही है वो ये चल रही है कि इस लिस्ट से आखिर यादव परिवार के कई महत्वपूर्ण सदस्य क्यों गायब। ये कहानी सुबह से लगातार ये चल रही है कि शिवपाल यादव, रामगोपाल और धर्मेंद्र यादव को इस सूची से बाहर क्यों किया गया। तो क्या परिवार में फिर से एक बार वो खटपट शुरू हो गई जो 2022 के पहले चल रही थी? क्योंकि आपको पता है कि परिवार के अंदर जो खटपट हुई उसके दो सबसे बड़े कारण थे कि एक बार अखिलेश यादव ने तय किया कि परिवार के लोगों को ज्यादा टिकट नहीं देंगे, उसमें अपर्णा भी थी, अपर्णा को भी टिकट चाहती थी, उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज होकर के खुलेआम बीजेपी में चली गई। लेकिन शिवपाल यादव के साथ दूसरी दिक्कतें थी, तो वो उस तरीके से नहीं गए, टिकट अंत में उन्होंने समाजवादी पार्टी का अडॉप्ट किया। तो लेकिन ये फिर से नैरेटिव बनने लगा कि आजम खान के पार्टी में आने के बाद, और क्या अखिलेश यादव इस बात से कहीं दो कदम पीछे खींच रहे हैं कि शिवपाल और आजम, चूंकि उनकी ट्यूनिंग अमर सिंह को लेकर के या उसके बाद के समय में बीच बीच में बनती बिगड़ती रही। शिवपाल जब अमर सिंह के साथ जाते रहे तो आजम शिवपाल से दूर हुए, और फिर जब अखिलेश के खिलाफ गोलबंदी बनती रही तो आजम और शिवपाल एक साथ आ गए। अखिलेश जेल में मिलने नहीं गए सीतापुर में कभी आजम से, लेकिन शिवपाल कई बार गए, ये सब चीजें हुई। लेकिन अब जब लिस्ट बन रही है उसमें तमाम सारे लोगों के नाम है, उसमें शिवपाल और रामगोपाल का नाम नहीं है, धर्मेंद्र यादव का नाम नहीं है, तो वो एक नैरेटिव यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है, ये होता है। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू, इन दोनों ने 94 टिकट फॉरवर्ड क्लास के लोगों को दिया है। 64 टिकट जो है बीजेपी ने दिया है और जेडीयू ने 30 टिकट दिया है ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य और राजपूत समाज के लोगों को और भूमिहार समाज के लोगों को। आखिर अभी जो जनगणना हुई थी, जाति जनगणना कराने वाला बिहार पहला राज्य बना, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, वो तेजस्वी डीसीएम थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। 80% जहां बैकवर्ड, दलित और पिछड़े हों, वहां पर 94 टिकट, मतलब 243 में 94, सर ये करीब 40% के आसपास का एवरेज मुझे लगता है जाएगा। तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी कुछ कहीं पर और निशाना लगा रही है क्या जीतने के लिए? ये पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा पिछली बार इतना टिकट नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी सवर्ण मतदाताओं को पूरी तरह से अपने साथ रखना चाहती है। उसको इस बात की आशंका है कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता या कांग्रेस की सक्रियता से उसके इस जो जन समर्थन है उसमें गिरावट आ सकती है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि उसने यह आक्रामक तरीका अख्तियार किया। उसको यह उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मांझी जी, जीतन राम मांझी, इनके माध्यम से वो पिछड़े और दलितों का वोट ले लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है कि इस राज्य में अब कोई यह उम्मीद कर रहा हो कि वह सवर्ण जातियों का कोई नेतृत्व डेवलप हो जाएगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती। और मेरा अपना मानना यह है कि सवर्ण नेतृत्व उभरने पर अगर बीजेपी कोई सवर्ण लीडरशिप डेवलप भी करना चाहेगी तो नीतीश कुमार भी इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मतदाता भी उनको छोड़ के चला जाएगा और आरजेडी तो उसको स्वीकार कर ही नहीं सकती है। चिराग पासवान को लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी के साथ है, तो हो सकता है कुछ चुप रहें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी भी कम से कम इस राजनीति को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते।
भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने बड़े पैमाने पर सवर्ण उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया है, व्यक्ति लोगों को, उसके पीछे कारण यही है कि वह अपने सवर्ण मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वह ध्रुवीकरण के नाम पर किसको जोड़ती रही है? स्वाभाविक बात है कि सवर्ण मतदाता उनके साथ रहे हैं, तो वही उनकी कोशिश है। बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में जो पिछड़ा वर्ग है, वो पिछड़ा वर्ग भी कम से कम 2024 में, उसके पहले 2020 में, उसके पहले 2019 में और 14 में भी बड़े पैमाने पर मतदान किया था बीजेपी के लिए, और आरजेडी जैसे दल शून्य पर आउट हो गए थे। इनको कोई एक सीट नहीं मिलती लोकसभा के चुनाव में, और विभिन्न चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल के रूप में उभरता रहा है, क्योंकि ये लगता था कि पिछड़े वर्ग के लोग जो आरजेडी या के समर्थक रहे हैं, वो आरजेडी का साथ छोड़ करके विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वो बीजेपी के साथ गए। उनको लगता था कि बीजेपी के माध्यम से उनकी तरक्की हो सकती है, जो नहीं हुई। अब वो निराशा की स्थिति है। और उधर आरजेडी ने 2020 के चुनाव में या 2015 में तो तभी ठीक ठाक था, क्योंकि आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 2005 से जो उसका मत प्रतिशत में गिरावट आने शुरू हुई, उसको उसने रिवाइव किया। 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर करके भाई वो अपने मतदाताओं को अपनी तरफ ला रही है। इंडिया दल समूह के एक साथ आने से जो दलित मतदाता है, अति दलित है, वह भी महागठबंधन की तरफ जा रहा है। कांग्रेस के सक्रियता कारण और इस महागठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने से जो सवर्णों का छोटा सा ही वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, छोटा सा ही वर्ग है, लेकिन वही महागठबंधन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वह हिंदुत्व के आक्रामक राजनीति से संतुष्ट नहीं है। एक सिविल सोसाइटी का एक अच्छा खासा हिस्सा है जो इस राजनीति को पसंद नहीं करता, तो वह कांग्रेस के कारण से महागठबंधन की तरफ जा रहा है। बेचैनी बीजेपी की है कि वह अपने सवर्ण मतदाताओं को, इसीलिए वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा ने घोषित कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते ही जो सवर्ण मतदाता है उसमें और बिखराव होगा। बिखराव है अभी भी, कम से कम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे ठाकुर साहब लोग हो, इस वर्गों में बिखराव है। छोटा सा हिस्सा से ही वो टूट करके गया है महागठबंधन की तरफ, लेकिन बड़े पैमाने पर बिखराव हो जाएगा। 15%, 20% लोग टूट के चले जाएंगे, तो यह बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। तो वह अपने इन समर्थक मतदाताओं को, इसीलिए बार बार क्यों कहती है वो नारा जब दे रही है कि उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, क्यों कर रही है? अपने बूते तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकती, उसके पास ताकत ही नहीं है। केवल अपना जो समर्थक वर्ग है उसको कभी अकेले चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाई, साहस नहीं कर पाई, तो वह नीतीश कुमार के बगैर वो अपनी राजनीतिक बैतरणी पार नहीं कर सकती। नीतीश कुमार का साथ चाहिए, लेकिन उसका जो अपना समर्थक वर्ग को तैयार कर रही है, वह उसके साथ कैसे रहेगा? वो तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता, वो तो अपने बीच के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते ही वह जो समर्थक वर्ग है उसे बिखराव शुरू हो जाएगा। वो बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा आप नहीं बनाते, महागठबंधन यह पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में सफल हो गया कि नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी नहीं बनाएगी, तो जो नीतीश कुमार का समर्थक वर्ग है वह टूट के महागठबंधन की तरफ चला जाएगा। क्यों? कि उसको अपने समूह का नेतृत्व चाहिए, उसको पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व चाहिए, उसको सामाजिक आंदोलन और सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वाला लीडरशिप चाहिए, वो उसकी तरफ जाएगा। तो इस समय अजीत दोराहे पे बीजेपी खड़ी हो गई है। दूसरी चीज जो समाजवादी पार्टी की आप चर्चा कर रहे थे, मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी अपना पॉलिटिकल प्रेजेंस तो दिखाना चाहती है, चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहती कि स्वाभाविक सी बात है कि उसको बुरी तरह से उसको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और बिहार की जो राजनीतिक विफलताएं हैं, अगर चुनावी विफलता है, वह उत्तर प्रदेश में चुनावी विफलताओं को प्रभावित करेंगे। वह एक हारी हुई पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहती है, वो अपनी मुट्ठी को बंद रखना चाहती है कि हमारे पास एक राजनीतिक ताकत है और उसका फैसला 2027 के विधानसभा चुनाव में ही होगा। एक साल पहले मैंने अगर बिहार के विधानसभा में उस पार्टी में उतर जाए और उसको राजनीतिक विफलता मिलेगी, उसको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, तो वह एक हारी हुई पार्टी या अस्वीकार की जाने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को क्यों लेके जाएगी? तो अपनी राजनीतिक पूंजी के साथ वो नहीं जाना चाहती है, इसलिए चुनाव मैदान में नहीं जाना चाहती है। मैं अवनीश जी आपसे अंतिम सवाल लूंगा कि आखिर जो उत्तर प्रदेश से, जैसा अभी सुनील शुक्ला जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी
ने गठबंधन में कोई टिकट नहीं मांगा। जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर टिकट मांग रहे थे, संजय निषाद टिकट मांग रहे थे, तो क्या ये एक रणनीतिक चाल है कि हम टिकट ना मांगे? हो सकता है पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो, तो हार, मान लीजिए हमको हार मिल जाए तो उसका असर बिहार का, हार का असर उत्तर प्रदेश में ना पड़े 2027 में। देखिए, दो तीन चीजें हैं। बिहार के लिए बात समझना बहुत जरूरी है कि जो ये आंकड़ों की का खेल है, खासतौर पर छोटी पार्टियों का खेल है, ये बहुत दिलचस्प तब हो जाता है जब मामला बहुत क्लोज आता है। जो पिछली बार 2020 में हमने देखा था कि बहुत क्लोज मामला था, 10 सीटों का अंतर था। अगर हम पार्टी और मुकेश सहनी तब एनडीए के साथ थे, अगर इनकी पार्टी शिफ्ट कर जाती तो सरकार दूसरी की बनती, 10 सीटों का ही अंतर था। तो ऐसे में आप जब छोटी पार्टियों को, चाहे वो एनडीए में कुशवाहा जी की पार्टी है या मांझी जी की पार्टी है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि अगर कल को किसी को 222-25 सीट अगर महागठबंधन को मिल जाए और उनको भी सरकार में शामिल होने का ऑफर मिल जाए तो वो शिफ्ट कर जाएंगे, या वो नहीं शिफ्ट करेंगे, उनके विधायक शिफ्ट कर जाएंगे, जो उनके साथ ओवैसी जी की पार्टी के साथ हुआ। उनके सारे के सारे, एक को छोड़कर के सारे विधायक आरजेडी में मर्ज हो गए। तो ये पॉलिटिकल परिस्थितियां आ सकती है। और ऐसे में जब आप छोटे विधायक दल के रूप में उस स्टेट में जाते हैं, जैसे बीएसपी 2 बार के अंदर और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बनते थे, वो पूरी की पूरी जो विधायक दल था वो उनकी पार्टी में मर्ज कर जाता था। तो वो खतरा यहाँ भी है नंबर्स को लेकर के। दूसरा, अगर आज आप इंडिया गठबंधन में वहां से सीट मांगेंगे तो कल आपको उत्तर प्रदेश में उनको सीट देनी पड़ेगी। ये स्थिति देखिए झारखंड के रूप में आया हो तो राहुल गांधी ने इंटरफेयर किया, वरना जेएमएम कम से कम 1 दर्जन सीटों पर जो सीमावर्ती है वहां पर उम्मीदवार लड़ाने की तैयारी कर चुका था। घोषणा कर दी गई थी कि चुनाव लड़ेंगे। वो 6 सीटें मांग रहे थे, एक भी सीट उनको नहीं मिली गठबंधन। नाराजगी भी जताई गई। फिर ये भी नैरेटिव चलने लगा कि भाई हेमंत सोरेन जो है वो मुलाकात कर रहे हैं एनडीए के नेताओं से, में भी कि वो जो नाराज होकर के शिफ्ट कर जाए। ये तमाम सारी बातें नैरेटिव भी डेवलप किए जाने लगे। तो ये बिहार के अंदर सबसे बड़ा खतरा, और इसलिए बिल्कुल पॉलिटिकल रिस्क नहीं ले सकते थे। और जो बात सुनील जी कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है कि आप चाहते हैं कि सब अच्छा हो। मतलब सबको समझ में आता है कि बिहार जीत का परिणाम अगर बदल जाए, बंगाल का परिणाम जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए, असम का अगर पक्ष में आए, तो जो नैरेटिव लोकसभा के बाद हरियाणा और वहां के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में डैमेज हुआ, जिसके नाते जो मोराल हाई था विपक्ष का, वो मोराल डाउन हुआ, वो बात यहां पर स्टैब्लिश ना हो पाए चाहे कैसे भी। इसीलिए वोट चोर का मामला भी एक कदम पीछे किया गया, क्योंकि सबको समझ में आया कि ये मुद्दा ठीक है कि है, लेकिन अंत में तो आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव का बहिष्कार करने तो जा नहीं रहे, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव लड़ना है तो उन्हीं गिवन नंबर्स के साथ, मतदाताओं के साथ लड़ना है। तो अब आप उसमें चाहे वो रोजगार का नैरेटिव लाइए, वो चाहे ओबीसी ईबीसी का नैरेटिव ले आइए, इसको ला करके सफलता हासिल करिए। और एक और चीज मैं कहूंगा, जो सवर्णों को लेकर के बात हो रही थी, बहुत साफ तौर पर आंकड़े बताते हैं। बिहार में 2020 के चुनाव में 64 सवर्ण विधायक, यानी करीब 26%, और लोकसभा के 2024 के चुनाव में भी 40 में से 12, यानी करीब 30% जो लोकसभा के सांसद है वो सवर्ण। ये बीजेपी एनडीए को बहुत साफ तरीके से दिखाई दे, और ये कांग्रेस पार्टी के साथ भी है। कांग्रेस पार्टी ने भी शहरी सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर, मुझे लगता है करीब 90% सीटों पर सवर्ण उम्मीदवार ही उतारे हैं। आप देख लीजिए, संजय तिवारी बक्सर से लड़ रहे हैं, अजीत शर्मा भागलपुर से लड़ रहे हैं, ऐसे और भी कई सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीट आइडेंटिफाइड दी, और वहां अगर आप ये कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तो आपको जीत नहीं मिलेगी। इसीलिए तो ये कोलैबोरेशन है कि जेडीयू, चिराग पासवान और मांझी जी या कुशवाहा जी ये ईबीसी ओबीसी वोट लेकर के आएंगे और हम सवर्णों को इंटैक्ट रखेंगे। और एक और चीज से पीके फैक्टर भी था, सवर्णों को इतनी बड़ी संख्या में टिकट देने के पीछे ये भी एक फैक्टर था, क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी कि चूंकि पीके खुद सवर्ण जाति से आते हैं, तो ऐसे में पीके के नाते उनके जो उम्मीदवार या जो भी वो इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर रहे थे, कुछ कुछ जगहों पर उनके लोग लड़ाई में बताए जा रहे हैं, उन जगहों पर वो फॉरवर्ड्स का ही वोट पहले हासिल करें, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल बातें वो कर रहे हैं उनसे पहले वही तबका कनेक्ट होता है। तो अगर वो 2-1% भी डैमेज हुआ तो वो उसकी रिकवरी कहां से हो? तो इनकी मजबूरी, अगर कैंडिडेट ऑप्शनल तौर पर इन्होंने ओबीसी या किसी और ईबीसी से दे दिया हो तो मुश्किल और खड़ी हो। तो जो पॉलिटिकल गेम या रिस्क अखिलेश यादव यूपी में ले रहे थे, वो बीजेपी बिहार में लेने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए वो आंकड़ा इतना लंबा चौड़ा है एनडीए का। इसी वजह से इतना लंबा चौड़ा आंकड़ा है। आज वक्त चूंकि काफी हो गया है, बिहार का चुनाव जैसे जैसे तिथि नजदीक आएगी मतदान की, मजेदार होता जाएगा।
क्योंकि पूरे देश की निगाह, उत्तर प्रदेश के लोगों की ही नहीं, पूरे देश के लोगों की निगाह बिहार के चुनाव पर है। हम उस पर नजर रखेंगे और उस पर चर्चा करते रहेंगे दोपहर में डीएनएम चर्चा पर। आप सुनील शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अवनीश विद्यार्थी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामदत्त जी क्विट कर गए हैं किसी वजह से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।